अभी इसी वक्त आप एक 14 अरब साल बायोलॉजिकल ग्लिच का हिस्सा हैं। गणित कहता है कि हमारी गैलेक्सी को रेडियो सिग्नल्स, मेगा स्ट्रक्चर्स और स्टारशिप्स के शोर से गूंजना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय हमें मिलती है एक गहरी खामोशी जिसे द ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। हो सकता है कि आप सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 2 अरब साल पहले एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ जो पूरी गैलेक्सी में शायद कहीं और नहीं हुआ था। और डरावनी बात यह है कि हम पिछली 1 सदी से ब्रह्मांड के इस डार्क फॉरेस्ट में चिल्ला चिल्लाकर अपना पता बता रहे हैं, बिना ये सोचे कि कौन हमें सुन रहा है। सोचिए, 1950 की एक दोपहर दुनिया के कुछ महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के साथ लंच कर रहे थे। बातों बातों में जिक्र हुआ एलियंस का। फर्मी ने आसमान की तरफ देखा और एक सीधा सवाल पूछा, वेयर इज एवरीबडी, यानी सब लोग कहाँ हैं। यही सवाल आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेशन है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100 से लेकर 400 अरब तारे हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक इनमें से 60 अरब ग्रह ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन मुमकिन हो सकता है, होना चाहिए। अगर ब्रह्मांड 13.6 अरब साल पुराना है तो हमसे 1 अरब साल पहले कोई सिविलाइजेशन पैदा हो सकती थी। तो फिर उन्होंने अब तक पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज क्यों नहीं किया? हमें उनके बनाए डाइसन स्फीयर्स या वॉन न्यूमैन प्रोब्स जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स क्यों दिखाई नहीं देते? इसका सबसे पहला और कड़वा कारण है स्केल। हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट चुटकियों में एक तारे से दूसरे तारे पहुंच जाते हैं, लेकिन भौतिकी की असलियत बहुत बेरहम है। स्पेस एक ऐसी जेल है जो टाइम और फंडामेंटल कांस्टेंट से बनी हुई है। हमारी आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर पल्स पल्सेशन से भी हम प्रकाश की गति का सिर्फ 1% ही हासिल कर सकते हैं। इस रफ्तार पर भी हमें अपने सबसे करीबी पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 424 साल लगेंगे। ये कोई सफर नहीं होगा, बल्कि एक जनरेशन शिप के अंदर काटी जाने वाली उम्र कैद होगी, जहां लोग पैदा होंगे और मर जाएंगे बिना कभी अपनी मंजिल को देखे। अगर 200 लाइट ईयर्स दूर किसी कॉलोनी में कोई खराबी आती है और वो मदद के लिए रेडियो सिग्नल्स को भेजते हैं, तो वो मैसेज हम तक पहुंचने में 200 साल लगाएगा। जब तक हम उनकी पुकार सुनेंगे, वो लोग सदियों पहले धूल बन चुके होंगे। लेकिन क्या होगा अगर असली रुकावट दूरी नहीं बल्कि बायोलॉजी है? पृथ्वी के इतिहास को अगर हम बिना किसी घमंड के देखें तो पता चलता है कि 2 अरब सालों तक यहाँ सिर्फ बैक्टीरियल स्लाइम का राज था। बैक्टीरिया जीवित रहने में माहिर हैं, लेकिन वो एक एनर्जेटिक वॉल से टकरा जाते हैं। जैसे जैसे एक सेल बड़ा होता है, उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरतें उसके वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ती जाती हैं। एनर्जी पैदा करने की क्षमता उसकी सरफेस एरिया तक सीमित रहती है। 2 अरब सालों तक जिंदगी अटकी रही और फिर एक अजीब सा एक्सीडेंट हुआ। एक कोशिका ने दूसरी कोशिका को निगल लिया, लेकिन उसे पचाया नहीं। वो निगली हुई कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, एक इंटरनल पावर प्लांट जिसने जीवन को हजारों गुना ज्यादा एनर्जी दी। बायोलॉजिस्ट निक लेन इसे ब्लैक होल ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ये यूक्रियोजेनेसिस की घटना अर्थ पर 4 अरब साल में सिर्फ एक बार हुई। ये कोई नेचुरल स्टेप नहीं था, बल्कि एक सांख्यिकीय इत्तेफाक था। इसके बिना ब्रेन्स का विकसित होना नामुमकिन था। हो सकता है कि हमारी पूरी गैलेक्सी ऐसे ग्रहों से भरी हो जहां सिर्फ बायोलॉजिकल स्लाइम है, जो कभी टेलीस्कोप नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनके पास दिमाग बनाने का एनर्जी बजट ही नहीं है। हम उस कॉस्मिक लॉटरी के विजेता हैं जिसका इनाम इंटेलिजेंस था, एक ऐसा एडेप्शन जो इतना महंगा है कि एवोल्यूशन अक्सर इसे एक एरर मानकर खत्म कर देता है। चलिए अब उस थ्योरी की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है, द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही घना, काला और डरावना जंगल है। इस जंगल में हर एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक शिकारी या हंटर की तरह है जो दबे पांव बिल्कुल चुपचाप चल रहा है। यहाँ हर शिकारी को पता है कि जंगल में और भी शिकारी छुपे हो सकते हैं। इस डार्क फॉरेस्ट का एक ही उसूल है, सेल्फ प्रिवेंशन, यानी अपनी जान बचाना।
अगर आपको इस जंगल में कोई और शिकारी दिखता है तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहेंगे कि वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि अगर उसने पहले हमला कर दिया तो आपकी पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। यहाँ बातचीत करने या दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जगह नहीं है, क्योंकि इरादों को समझना नामुमकिन है। इसलिए यहाँ सबसे लॉजिकल फैसला यही होता है कि पहले हमला करो और दुश्मन को खत्म कर दो, इससे पहले कि वो आपको देख ले। यहाँ लड़ाई तलवारों या मिसाइलों से नहीं होगी, बल्कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक वेपन से होगी, यानी वो एस्ट्रॉइड्स जिन्हें प्रकाश की गति की रफ्तार से फेंका जाता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक ही वार में पूरे ग्रह को मिटा सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप इन्हें आते हुए देख भी नहीं सकते हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि हम इंसान क्या कर रहे हैं इस शांत और खौफनाक जंगल में, जहां सब छिपकर बैठे हुए हैं। हमने एक मशाल जला ली है और हम जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। पिछले 100 सालों से हमारे रेडियो सिग्नल्स और टीवी ब्रॉडकास्ट स्पेस में लीक हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने वॉयेजर प्रोब्स जैसे कॉलिंग कार्ड्स भी भेजे हैं, जिनमें हमारा पूरा एड्रेस और नक्शा दिया हुआ है। थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड में जो ग्रेट साइलेंस हमें दिखती है वो इसलिए नहीं है कि वहां कोई नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि बाकी सब समझदार हैं और छुपकर बैठे हुए हैं। वो शिकारी जो जोर जोर से शोर मचा रहे थे शायद अब तक खत्म किए जा चुके हैं। हमने इस डार्क फॉरेस्ट में अपनी मौजूदगी का ऐलान तो कर दिया है, अब बस ये देखना बाकी है कि हमारी आवाज किस शिकारी के कानों तक पहुंचती है। हो सकता है कि सिविलाइजेशंस इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो सुपर लीनियर स्केलिंग का शिकार हो जाती हैं। जैसे बड़े शहर अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाते हैं, वैसे ही शायद एलियंस भी इंटरस्टेलर ट्रैवल से पहले ही अपनी ऊर्जा डिमांड्स की वजह से खत्म हो जाते हैं। या फिर डिजिटल एस्केपिज्म, शायद एक वक्त के बाद कोई भी प्रजाति असल दुनिया के पत्थरों पर टकराने के बजाय एक वर्चुअल रियलिटी में खो जाना पसंद करती है, जहां वो खुद भगवान बन सके। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद भरी बात भी है। शायद हम लेट नहीं हैं, बल्कि अर्ली हैं। शुरुआती ब्रह्मांड में मेटेलिसिटी बहुत कम थी, यानी जीवन बनाने के लिए जरूरी कार्बन और आयरन जैसे तत्व थे ही नहीं। ब्रह्मांड के शुरुआती 10 अरब साल सिर्फ तबाही और गामरे धमाकों से भरे थे। हम एक ऐसे कॉस्मिक काम के दौर में पैदा हुए हैं जहां ब्रह्मांड पहली बार शांत हुआ है। हम शायद वो एंशिएंट्स हैं जिन्हें भविष्य की प्रजातियां लाखों साल बाद खोजेंगी। अगर हम अकेले हैं तो ये कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस अंधेरे ब्रह्मांड में चेतना की एकमात्र जलती हुई मोमबत्ती हैं। हमें अपनी खोज का तरीका बदलना होगा। रेडियो तरंगे ढूंढना पुराने जमाने की बात हो गई है। हमें टेक्नो सिग्नेचर्स को ढूंढना होगा, जैसे ग्रहों के वातावरण में CFCs जैसे प्रदूषण, या फिर सितारों के चारों ओर बने डायसन स्फीयर्स। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई नहीं है। खामोशी का मतलब ये भी हो सकता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर हम इस ग्रेट फिल्टर को पार कर गए तो हो सकता है कि एक दिन हम ही वो एलियंस बने जो किसी और उभरती हुई दुनिया को गैलेक्टिक क्लब में शामिल होने का मौका दें। सवाल ये नहीं है कि सब कहाँ हैं, सवाल ये है कि जब हमें कोई मिलेगा तो क्या हम खुद को बचाने लायक होंगे या नहीं। आपका इस बारे में क्या तर्क है? नीचे कमेंट करके आप अपनी राय रखिए। क्या हमें ऐसे रेडियो ब्रॉडकास्ट स्पेस में करते रहना होगा या करना भी चाहिए? और अगर हमें कभी एलियंस मिल भी गए तो वो दोस्त होंगे या दुश्मन? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट करिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना। सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।